अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस ID 304 और आज का हमारा लेक्चर है इरिगेशन स्केजुलिंग के बारे में। जैसा कि आपको टाइटल से आइडिया हो रहा है कि इरिगेशन स्केजुलिंग एक किस्म की प्लानिंग है और हम एक स्कीम डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपना जो नेक्स्ट टाइम टू वाटरिंग है वो डिसाइड कर सकें। ना ना सिर्फ नेक्स्ट टाइम टू वाटरिंग बल्कि हम एग्जैक्टली ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसे नेक्स्ट टाइम कितना वाटर चाहिए और वो किस टाइम पे चाहिए। और ये जो हमने डिसीजन लेना है इसके लिए हम कई चीज़ें इसमें देखते हैं कि अभी हमारे पास सॉइल में वाटर की क्या कंडीशन है और क्लाइमेट कैसा है और हमारी जो क्रॉप है उसकी स्टेज क्या है। तो अगर हम सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो इससे मुराद ये बनेगा कि हमने अपनी एक मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम यील्ड बाय यूजिंग अवेलेबल सोर्सेज जो कि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर हमने यानी उसी वाटर की हमने टाइमली प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है ताकि हमारा प्लांट ना तो स्ट्रेस में आए और ना ही वो ओवर इरिगेशन के इफ़ेक्ट की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक किस्म की अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें हम वाटर बजटिंग वो सारी कर रहे होते हैं अपने प्लांट के लिए। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा कि हमने जो ऑप्टिमम वाटर बैलेंस मेंटेन करना है सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो कि इस काबिल हो कि उसके अंदर हमारी जो डिज़ायर क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। शेड्यूलिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अब तक हमने स्टेप बाय स्टेप जिन्हें हमने पढ़ा है, यानी मॉइस्चर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और जो क्रॉप नीड है उसका हमें किस तरीके से आइडिया होगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ ईटी की। और जो हमारी फील्ड कंडीशन है उन पे जो एप्लीकेशन जो एफिशिएंसीज होती हैं वो किस तरीके से मैटर करती हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कीम है जिसके अंदर इन सारे के सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट ऑफ इरिगेशन स्केजुलिंग। तो बेसिकली चार चीज़ों का नाम इरिगेशन स्केजुलिंग है। सबसे पहली चीज़ है कि हम अ, कैसे वाटर देना चाह रहे हैं, यानी हाउ टू अप्लाई वाटर। और इसमें आ जाएगा इरिगेशन मेथड्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट होगा कि हम पानी को कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी किस फसल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, फसल की कंडीशन क्या है, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है जी कि हम कितनी क्वांटिटी देना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसकी ये कैलकुलेट की जाती है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है। और इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं जो फैक्टर्स मैंने आपको पहले गिनवाए हैं। और लास्ट में आता है कि हमने किस वक्त इरिगेशन करनी है, व्हेन टू अप्लाई एंड इरिगेशन। हाउ टू अप्लाई एंड इरिगेशन आपने बड़ा डिटेल के अंदर देखा है कि हमने अगर ये चूज़ करना हो कि हम किस मेथड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम किन किन फैक्टर्स को देखते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले अपनी कैपिटल कॉस्ट को देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद फिर हम अगर हमारे पास हर एक प्रोजेक्ट के हर एक मेथड की कैपिटल हो, यानी हम किसी भी मेथड को चूज़ करना चाह रहे हो तो फिर हमने मज़ीद आगे क्या क्या देखना होता है। फिर हमने आगे अपनी जो सोर्स ऑफ वाटर है उसे देखना होता है, सॉइल कंडीशन को देखना होता है और जो क्रॉप हम लगाने जा रहे हैं हमें उस क्रॉप को देखना है। और फिर हमने उसके सोशल इम्पैक्ट्स चेक करने हैं जिस मेथड को या जिस प्रोजेक्ट को हम चूज़ करना चाह रहे हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी एफिशिएंसी हमने देखनी होती है क्योंकि हर मेथड की डिफरेंट एफिशिएंसी है। कुछ मेथड ज़ाहिर है ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जैसा कि ये इसमें दिखाया गया है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है।
एज़ कम्पेयर टू ये जो लेफ़्ट पे आपको दिखाया जा रहा है इससे और इससे। लेकिन अगर आपस में हम इन्हें कंपेयर करें तो ये फ्लड इरिगेशन इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट हमारा जो फरो इरिगेशन है वो आ जाता है, या हमारी जो बेड इरिगेशन है वो आ जाती है। लेकिन हम एफिशिएंसी को हम ज़रूर काउंट करेंगे, लेकिन सिर्फ एफिशिएंसी की बेस के ऊपर हम डिसीजन नहीं दे सकते। तो जो सबसे पहला स्टेप हो जाता है इरिगेशन स्केजुलिंग के अंदर, जो कि सबसे बेसिक स्टेप है, वो होता है इरिगेशन मेथड को हमने सिलेक्ट करना है। और इरिगेशन मेथड की सिलेक्शन सिर्फ आपको एक दफ़ा करनी पड़ती है। जब आप एक दफ़ा इरिगेशन मेथड की सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये हर एक इरिगेशन के लिए या हर एक सीज़न के लिए ये चेंज नहीं होती। तो जो एक इलाके का जो पैटर्न चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल मेज़ के लिए कौन सी इरिगेशन चाहिए, अब वो पूरे इलाके में और हर एक सीज़न में तकरीबन सेम मेथड ही उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेयर टू अप्लाई एन इरिगेशन। वेयर टू अप्लाई एन इरिगेशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन है क्रॉप ग्रोथ स्टेज एंड सेकंड वन है इरिगेशन टर्म। तो क्रॉप ग्रोथ स्टेज से हम बात ये है कि हमारी जो फसल है उसका मेच्योरिटी लेवल इस वक्त क्या है। तो बात स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रॉप को इरिगेशन तो चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इरिगेशन थोड़ी लेट भी कर रहे हैं तो वो क्रॉप की जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और अल्टीमेटली हमें जो यील्ड वहाँ से मिलनी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बात स्टेजेस ऐसी होती हैं जैसा कि मिल्किंग स्टेज है, अगर वहाँ पे हम थोड़ा सा भी लेट करते हैं इरिगेशन को तो वो ट्रांसलेट होगी इनटू सब्सटेंशियल डिफरेंस इन यील्ड के अंदर। तो वहाँ पे हमें जो डिसीजन है वो हमें हर सूरत ऐसा लेना पड़ता है कि हम उसे वाटरिंग कर सकें, चाहे हम अल्टरनेट सोर्स यूज़ कर सकें या चाहे हम किसी ऐसी क्रॉप की वाटरिंग को स्किप करें जिसकी जो स्टेज है वो उस वक्त ऐसी नहीं चल रही कि अगर हम वहाँ थोड़ा डिले करते हैं तो हमें कोई बड़ा नुकसान हो। तो ये इस चीज़ की हमें थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। वाटर टू अप्लाई, तो हाउ मच से मुराद यहाँ पे होगा, जाहिर है कि हमें कितनी क्वांटिटी देनी है, यानी हम क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारी जो क्रॉप है उसे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जो भी हम नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे उसके ऊपर। तो इसमें दो इसमें चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। फर्स्ट वन होती है इसके अंदर नेट इरिगेशन डेप्थ। तो नेट इरिगेशन डेप्थ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए ये यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, फील्ड एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी इंटू ए एस इंटू आर जी एन इंटू मैट एम ए डी। तो एफ सी क्या चीज़ है, एफ सी से हमारा फील्ड कैपेसिटी है। और फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी होती है कि सॉइल के अंदर जिस वक्त 1/3 बार प्रेशर हो, यानी -1/3 बार हो, यानी यहाँ सक्शन की बात हो रही है। 1/3 बार सक्शन के ऊपर जो वाटर सॉइल के अंदर होता है उसे हम कहते हैं, ये उसकी फील्ड कैपेसिटी है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से मुराद जो कि -15 बार के ऊपर सॉइल अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेती है, उसके बावजूद स्टोर यानी सॉइल में वाटर रहता है, वो हम कहते हैं ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। तो दोनों परसेंटेज मॉइस्चर हैं। इसे मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। फील्ड कैपेसिटी से मुराद ये है कि अगर आप सॉइल को वाटरिंग करते हैं सॉइल की, और जो आप देखते हैं वाटरिंग के वक्त फील्ड आपका भरा होता है, तो सॉइल के अंदर तीन किस्म के पोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स, मीज़ोपोर्स और माइक्रोपोर्स। तो ये तीनों पोर्स भरे होते हैं उस वक्त सॉइल वाटर के साथ। लेकिन ये वाटर ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रहता, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, ये नीचे लीच डाउन कर जाता है। तो जिस वक्त ग्रेविटेशनल वाटर सॉइल के अंदर से लीच डाउन कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसके बाद जो वाटर बचेगा वो मैक्रोपोर्स के अंदर नहीं होता, वो मीज़ो और माइक्रोपोर्स के अंदर होता है। तो ये जो मीज़ो और माइक्रोपोर्स का वाटर है ये कहलाता है फील्ड कैपेसिटी। ये असल में वो वाटर है जो कि प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं
बाकी जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ड्रेन ही हो जाती है, वो नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से मुराद अब जो हमारे पास फील्ड कैपेसिटी पे वाटर था वो मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर था, और ये ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स इन्हें यूज़ करेंगे और इसका कुछ हिस्सा एवेपोरेट होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल के लिए पानी कम होता जाए, सॉइल के अंदर प्लांट के लिए पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो एक टाइम आता है जिस वक्त प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मज़ीद सॉइल से पानी नहीं ले पाती। तो जो मॉइस्चर की ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगर हम इस कंडीशन पे भी वाटरिंग नहीं करते तो इसके बाद प्लांट अंडर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और फिर प्लांट अल्टीमेटली डेड हो जाता है। तो जो एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर दैट इज इक्वल टू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी। तो ये असल में वो अवेलेबल मॉइस्चर है जो कि प्लांट्स को अवेलेबल होता है। तो अवेलेबल मॉइस्चर मल्टीप्लाई बाय अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ है? अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी असल में होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे चूँकि सॉइल है, डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। तो अवेलेबल मॉइस्चर इंटू अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रूट जोन डेप्थ। तो रूट जोन डेप्थ ये जाहिर है हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट होगी, मेज़ के लिए डिफरेंट होगी, केन के लिए डिफरेंट है, वीट के लिए डिफरेंट है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और ये है जी मैट। मैट को हम कहते हैं मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट या मैनेजमेंट अलाउड डिप्लीशन। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अपनी इरिगेशन की, उसमें हम मैक्सिमम कितने परसेंट ड्रॉप को सेफ लिमिट के अंदर हम उसकी इजाज़त देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये पता चले कि जो 20% पे जो प्लांट है, यानी अगर विल्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है 15% पे, तो हमें ये पता चले कि 20% के नीचे हमारे पास रिस्क है, 20% से नीचे मॉइस्चर जाएगा तो मे बी हमारे पास वाटरिंग करते करते कुछ नुकसान हो सकता है। तो हम अपनी सेफ लिमिट रख लेते हैं 40%, कि जिस वक्त हमारा मॉइस्चर 40% पे होगा हमने नेक्स्ट वाटरिंग कर देनी है, ताकि जो प्लांट है वो एक लम्हा भी अंडर स्ट्रेस ना गुजारे और हमारी यील्ड उस पर कोई फ़र्क ना आए। तो ये वो जो डेफिसिट है जो कि हम खुद अलाउ करते हैं कि कितने परसेंट मैक्सिमम डेफिसिट होना चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वाटरिंग कर दें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी बताया वो था नेट इरिगेशन डेप्थ, NID, नेट इरिगेशन डेप्थ। तो NID के अंदर हमने जो हमने पैरामीटर्स देखे वो हमारी रूट जोन डेप्थ बारे थे, वो हमारे सॉइल की मॉइस्चर कंडीशंस के बारे थे, और हमारी मैनेजमेंट के बारे थे कि हमने कितने परसेंट उसमें वो करना है। लेकिन उसके अंदर हमारा जो हमारा इरिगेशन मेथड है उसको हमने काउंट नहीं किया था। कुछ इरिगेशन मेथड ऐसे हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली वाटर को सप्लाई करते हैं और उनसे वाटर स्टोर हो जाता है, और कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि एक बड़ी क्वांटिटी को ज़ाया कर देते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ का। तो ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ के अंदर हमारा वो कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ होती है नेट नेट इरिगेशन डेप्थ डिवाइडेड बाय इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ई ए से मुराद एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसीज आगे आ रही हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि ये इनसे क्या मुराद है। हमारा वो था व्हेन टू अप्लाई एन इरिगेशन। तो व्हेन से मुराद हमें अब टाइम देखना है कि हम कितने टाइम बाद हमें नेक्स्ट इरिगेशन अप्लाई करनी है। यानी ये लास्ट कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम
जब हमने क्वांटिटी और हमने मेजॉरिटी लेवल और हमने लोकेशन और मेथड ये सारे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने अब देखनी है कि हम हमारा टाइम क्या होगा एप्लीकेशन का। तो ये देखा जाता है कि हम अब देखते हैं कि हमारी फील्ड की जो क्रॉप की जो पर डे कंजप्शन है वो कितनी है, और ये जो पर डे कंजप्शन है वो हमें मिलती है ईटी से, यानी कि हमें एवेपोट्रांसपायरेशन से मिलती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय डेली ईटी, यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है फील्ड के अंदर, जितनी हम अप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय वो कितने दिन के अंदर उसे इस्तेमाल कर लेगी, यानी डिवाइडेड बाय डेली कंजप्शन। तो इसके बाद हमें हमारे पास वो टाइम आ जाएगा, हम ये देख लेंगे कि लास्ट वाटरिंग कब हुई है, तो ये कितने दिन के अंदर ये सारा कंज्यूम हो जाएगा वाटर, और फिर हम इतने दिन बाद अब अगली वाटरिंग कर लेंगे। आ रहे हैं हम वन बाय वन इन्हें देखेंगे। फर्स्ट वन है जी सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन आपने प्रैक्टिकल के अंदर भी पढ़ा है। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ बता दूंगा। एक मेथड होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, जिसके अंदर हम अपना सैंपल फील्ड से लेके ओवन में ड्राई करते हैं, और उस ओवन से ड्राई किए हुए सैंपल का हम वाटर और उसे डिवाइड करते हैं असल सैंपल यानी ड्राई सैंपल के साथ। तो ये हमें उसकी मॉइस्चर कंटेंट का एक आइडिया हो जाता है। और सेकंड वन है टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर को एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है अच्छा खासा। टेंशियोमीटर्स क्या करते हैं, ये खुद से एक सॉइल के अंदर एक पोरस मीडिया के थ्रू वाटर देते हैं। अगर सॉइल वाटर को कैच करना शुरू कर दे, तो जिस शिद्दत के साथ सॉइल उसे कैच करती है, यानी जितनी क्वांटिटी वो लेती है, तो उस हिसाब से हमें उसकी सॉइल के पोटेंशियल का पता चल जाता है। पोटेंशियल से हमारा नेगेटिव प्रेशर है। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर है उसे फिर हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। अगर सॉइल कुछ भी वाटर नहीं ले रही, इसका मतलब है सॉइल ऑलरेडी सेचुरेटेड है। ओके, नेक्स्ट वन है जी जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जिप्सम ब्लॉक होता है कि जिसके अंदर हम दो ब्लॉक्स इंसर्ट करते हैं सॉइल के अंदर, बिल्ड करते हैं, और हम ये देखते हैं, हम उनसे करंट पास करवाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारे करंट के फ्लो के अंदर कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर करंट के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम आ रही है, इसका मतलब है सॉइल के पास पहले से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर वो मॉइस्चर कम होगा तो वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमें सॉइल मॉइस्चर का आइडिया हो जाता है। और लास्ट वन है स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर। स्पीडी मॉइस्चर मीटर या स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर एक डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, जो कि बहुत स्पीडीली यानी विद इन मिनट्स हमें मॉइस्चर का आइडिया देती है। हम यानी रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम कार्बाइड का विद सॉइल सैंपल, यानी वो सॉइल के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और एक गैस एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है। तो ये गैस की जो क्वांटिटी है, इसे हम एक चैम्बर के अंदर रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो उस चैम्बर में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है गैस की वजह से, तो वहाँ से हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू मॉइस्चर रीडिंग। अगर आपने सारे मेथड देखे हैं, ये हमें रीडिंग दे रहे होते हैं मॉइस्चर की बाई वेट, यानी वेट ऑफ वाटर विद कंपेयर टू वेट ऑफ सॉइल। तो कुछ इसमें से ऑन वेट बेसिस दे रहे होते हैं, कुछ इसमें से ड्राई बेसिस, लेकिन दे सारे विद वेट हमें दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। तो ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट, ये फॉर्मूला इसका दिया हुआ है, ये होता है जी मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ सॉइल। यानी कि आप एक वेट सॉइल सैंपल लाओगे और आप उसे ड्राई करोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दे देगा मैस ऑफ वाटर। तो इसे आप डिवाइड करोगे अगेन ड्राई सॉइल के साथ और मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। रेशियो होती है जी वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हम जो हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट है उससे भी हम निकाल सकते हैं, जिसकी डेरिवेशन यहाँ पे दी हुई है।
तो इसके अंदर ये एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे डेल्टा जी, डेट इज़ ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट डेल्टा जी। और ये जो चीज़ हमारे पास है, ये अगर आपको याद हो, ए एस के नाम से आपने पहले पढ़ी थी, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करें ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट से, तो ये बन जाता है वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। तो जो कि रेशो है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इरिगेशन एफिशिएंसी से क्या मुराद है? सिंपली एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। यानी हमने ये देखना है कि हमारे सोर्स से वाटर जो निकला है वो हमारे टारगेट तक उसकी कितनी क्वांटिटी सेफली पहुंच गई है। यानी हम जहाँ पे असल में उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं और जिस जगह से हम भेज रहे हैं, तो रास्ते में या एप्लीकेशन के दौरान कितने लॉसेस हुए हैं, ये चीज़ कहलाती है एफिशिएंसीज कहलाती हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी। तो ये दो किस्म की होती हैं। कन्वेंस एफिशिएंसी। तो कन्वेंस एफिशिएंसी से क्या मुराद है? कन्वेंस एफिशिएंसी होती है कि हमने कितना वाटर सोर्स से भेजा है और उसमें से कितना वाटर एग्जैक्टली हम डिलीवर कर पाए हैं अपने फील्ड में। यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर अप्लाइड और डिलीवर टू फील्ड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स। यानी ऐसे मेथड जो कि रास्ते के अंदर कम से कम वाटर को ज़ाया करते हैं, उनकी कन्वेंस एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और जो मेथड रास्ते में पानी को ज़ाया करते हैं, ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जैसा कि फ्लड इरिगेशन है या यानी जितने भी हमारे सरफेस इरिगेशन मेथड है, उसमें फरो आ जाती है, बेड आ जाता है, उसके अंदर बेसन आ जाती है। उसमें चूँकि ओपन चैनल अनलाइन चैनल हम यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर हम लाइन चैनल भी यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर है वेपरेशन की फॉर्म में उसमें लॉसेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स हैं, यानी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स, उनकी कन्वेंस एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसे हम ईसी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट वन है जी एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये अभी आपने पहले पढ़ी है एक फार्मूला के अंदर, ई ए के नाम से। तो ये होती है कि जितना वाटर डाइवर्ट किया गया था इनटू फील्ड, उसमें से कितना पोर्शन फील्ड के अंदर हम एग्जैक्टली स्टोर कर पाएंगे। यानी वही वाटर है जो कि प्लांट यूज़ कर पाएंगे। तो अब स्टोरेज से क्या मुराद है? स्टोरेज से मुराद, अगर आप सारे का सारा पानी फील्ड के अंदर डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे का सारा स्टोर हो रहा है। अगर देखें, अब स्टोरेज में ये है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी सॉइल को दे रहे हैं जितनी वो एक टाइम में अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो जाहिर है वहाँ पे पॉन्डिंग होगी। पॉन्डिंग के होने से वो एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेशन की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगा, और कुछ पानी सीप डाउन करके नीचे ड्रेनेज की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि वही उतनी ही क्वांटिटी को डिवाइड करके थोड़े थोड़े इंटरवल में दे रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी सॉइल अपने अंदर जज़्ब कर पाती है और वो प्लांट यूज़ कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी असल में डील करती है हमारे स्टोरेज के साथ कि कितनी क्वांटिटी सोर्स पे हमारे जो फील्ड है, सोर्स से फील्ड में आई, और उसमें से कितनी क्वांटिटी हमने सेफली वहाँ पे हमने स्टोर करवा दी। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी, जो कि इन दोनों का यानी कि कन्वेंस एफिशिएंसी और एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इनका मल्टीपल है और इसे ई आई से डिनोट किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन ये बन जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन ओवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स। कि अगर हम ओवरऑल अप्रोच से देखें कि हमने सोर्स से कितना वाटर भेजा और अल्टीमेटली कितना वाटर हम उसे स्टोर कर पाए, तो इस चीज़ का नाम हो जाएगा इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन टाइम से मुराद है कि हमने ये देखना है कि हम कितने टाइम के लिए वाटरिंग करें। तो सिंपल यहाँ पे जो फार्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो आपने ये पढ़ा होगा है, Q इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। तो यहाँ से मैं T को लेफ़्ट साइड पे ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा QT इज़ इक्वल टू वॉल्यूम।
तो Q, इसे हम लिख सकते हैं QT इंटू वॉल्यूम, हमें पता होता है एरिया इंटू डेप्थ। एरिया से मुराद फील्ड का एरिया है जो एकड़्स के अंदर है, और डेप्थ से मुराद जितनी डेप्थ तक हमने इरिगेशन करनी है इंचेस के अंदर। तो अगर हमें पता हो कि हमारे पास जो हमारी सप्लाई है वो उसका डिस्चार्ज कितना है, यानी अगर ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कितना है, अगर हमें क्यू का आइडिया हो तो और हमें अपने ये पता हो कि हमने कितनी ज़मीन के ऊपर इरिगेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हम 1 एकड़ पे इरिगेशन करना चाह रहे हैं और 4 इंच की इरिगेशन करना चाह रहे हैं, और हमारे पास 1 क्यूसी का डिस्चार्ज है, तो सिंपली हम वहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो डेप्थ है इसका आइडिया हमें होता है, हमने आगे एक फार्मूला पढ़ा है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट से, वहाँ से हमें डेप्थ का आइडिया हो जाता है, और एरिया की हमें खुद से पहले से इंफॉर्मेशन होती है कितनी जगह पे हम इरिगेशन करना चाह रहे हैं। चीज़ें ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, हम जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होती है कि सॉइल सरफेस से और प्लांट लीव से, और प्लांट लीव से मुराद यानी वो जो वाटर अपेरेंटली प्लांट की लीव के ऊपर नज़र आ रहा हो, तो सॉइल से और वाटर स्टोरेज बॉडी से और प्लांट लीव से जो पानी ज़ाया हो रहा है इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन प्लस वो वाटर जो कि प्लांट अपने स्टोमेटा के ज़रिए ज़ाया कर रहा होता है, इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं ईटी यानी एवेपो ट्रांसपायरेशन। और नेक्स्ट है जी कंजप्शन यूज़, कंजप्टिव यूज़। कंजप्टिव यूज़ से मुराद ये है कि अब इसमें एक चीज़ समझने की है कि जब हम प्लांट को वाटर दे रहे होते हैं तो प्लांट उसकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी को ज़ाया करवाता है। सिर्फ प्लांट ज़ाया नहीं करवाता, एज ए होल फील्ड वो पानी को ज़ाया कर रहा होता है एवेपोरेशन की फॉर्म में और प्लस ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में। और उसका बड़ा थोड़ा सा हिस्सा होता है जो कि प्लांट असल में यूज़ कर रहा होता है, यानी अपनी टिश्यू बिल्डिंग के अंदर, बनाने के अंदर और रूट डेवलपमेंट के अंदर, यानी नियरली वो 1% होता है हिस्सा जो कि प्लांट असल में यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इरिगेशन करेंगे तो हम इस 1% को इरिगेट नहीं कर सकते, हमें एज ए होल सारी इरिगेशन करनी है, तभी जाके ये 1% प्लांट यूज़ कर पाएगा। तो जब हम किसी ये देखते हैं कि हमें क्रॉप को कितनी वाटरिंग करनी है, तो असल में हम उसकी कंजप्टिव यूज़ की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम ईटी कह देते हैं। क्योंकि ये हिस्सा बहुत थोड़ा होता है, लिहाजा हम ईटी को ही कंजप्टिव यूज़ यानी ईटी को ही सीयू मानते हैं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है जी क्रॉप कोफिशिएंट। क्रॉप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रॉप कोफिशिएंट असल में एक रेशियो होती है, यानी हमारे पास जो ईटी आ रही है और जो हमारे पास यानी जो एक्चुअल ईटी आ रही है जो कि हम असल में फील्ड से ले रहे होते हैं, और जो रेफरेंस क्रॉप वेपर ट्रांसपायरेशन आ रही है, इनकी आपस में रेशियो होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझने की है, इससे क्या मुराद है? रेफरेंस क्रॉप ईटी से क्या मुराद है? रेफरेंस क्रॉप ईटी से मुराद ये होती है कि हम एक क्रॉप रेफरेंस क्रॉप यानी कि अल्फ़ा अल्फ़ा जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती है एज ए रेफरेंस क्रॉप, हम उसे आइडियल कंडीशंस के अंदर ग्रो करवाते हैं, यानी उसकी एक ख़ास हाइट होनी चाहिए, सारी एक जैसी होनी चाहिए, उसे अबंडेंटली वाटर मिलना चाहिए। तो इन कंडीशंस में वो कितनी ईटी करवाती है, तो अगर ये सारी चीज़ें हम कांस्टेंट कर दें तो फिर ईटी जो है वो असल में फंक्शन बन जाता है क्लाइमेट का। असल में क्लाइमेट का वो फंक्शन बन जाता है। तो जो क्लाइमेटिक ईटी है उसे हम कहते हैं रेफरेंस क्रॉप ईटी। तो इस रेफरेंस क्रॉप ईटी को अगर हमने अपनी असल कंडीशंस के अंदर देखना हो कि हमारी ये फसल के लिहाज से जो हमने लगाई है, फॉर एग्जांपल अगर हमने मेज़ लगाया है तो ये कितनी यहाँ पे ईटी होगी और हमें कितना वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम उसके क्रॉप कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हम रेफरेंस क्रॉप को मेज़ के क्रॉप कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके मेज़ के लिए उसकी एक्चुअल ईटी बना लेते हैं वहाँ से। लास्ट में हम देखेंगे कि इरिगेशन स्केजुलिंग को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, हम इसे क्यों करते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें बेनिफिट है जी कि यील्ड में इम्प्रूवमेंट आती है। यील्ड
हम यानी प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा ले पाते हैं। वो कैसे लेते हैं कि अगर हम अपनी वाटरिंग को देखें कि जो हम वाटरिंग कर रहे होते हैं उससे प्लांट को कितना वाटर मिल रहा होता है। तो जिस वक्त हम वाटरिंग करते हैं वो मैक्सिमम वाटर होता है, उस वक्त वॉल्यूम और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होता जाता है। फिर हम नेक्स्ट वाटरिंग करते हैं तो एक ही दफ़ा वॉल्यूम उसका हाई चला जाता है फील्ड के अंदर, फिर ये चीज़ कम हो जाती है और इस तरीके से फील्ड के अंदर मॉइस्चर वैली कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सॉइल की रिक्वायरमेंट को देखें, सॉरी प्लांट की रिक्वायरमेंट को देखें, तो प्लांट की रिक्वायरमेंट शुरू के अंदर कम होती है, फिर वो ज़्यादा होती जाती है और एंड पे आके फिर वो कम होती रहती है। तो इस दौरान हमारा जो प्लांट है वो कुछ वक्त ऐसा आएगा जैसे मैंने शेडेड किया हुआ है कि प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर मिल रहा है और कुछ वक्त आएगा जब प्लांट को प्लांट स्ट्रेस में उसे कम पानी मिल रहा है। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें जिसके तहत आप इस रिक्वायरमेंट लाइन के साथ साथ वाटरिंग करें, यानी जितना रिक्वायर्ड है उतनी कम से कम अवेलेबल वाटर होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं तो आप मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाई क्वालिटी फूड। जिस वक्त प्लांट स्ट्रेस में होता है उस वक्त जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है यील्ड में वो इसी तरीके से आ रहा होता है कि कुछ या सारे का सारा फ्रूट या कुछ फ्रूट्स वहाँ पे वो सब स्टैंडर्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर अगर हम ओवर इरिगेशन करते हैं, हम गैर ज़रूरी जगहों पे पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। ना सिर्फ हमारी जो हमारी मेजर जो मेन क्रॉप है वो, बल्कि वीडिसाइड का वहाँ पे एक अच्छा खासा इफेक्ट आ रहा होता है गैर ज़रूरी जगहों पे इरिगेशन करने से। और फिर हम इससे अपने टाइम की प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं कि हम प्रॉपर पहले से स्कीम बना पाते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज में रहते हुए कि अब हमने किस फसल को वाटरिंग करनी है और नेक्स्ट नंबर हम किस प्लॉट को देंगे, फिर किस प्लॉट को टाइमली हम मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास हमें लग रहा हो कि कोई वीक ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर पानी हर फसल को चाहिए और हमारे पास सोर्स में इतना पानी नहीं है, तो हम अल्टरनेट सोर्स कोई रेंज करें। और अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ऑन टाइम हमें पता चलेगा कि ये सारी फसलों को पानी चाहिए और ये प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी वाटर कंजर्वेशन। ऑब्वियसली इस मेथड में वाटर कंजर्वेशन होती है वो इस तरीके से कि आप ओवर इरिगेशन को अवॉइड करते हो और आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी सॉइल की वाटर इंटेंशन कितनी है और इससे ज़्यादा वाटर इसने रिटेन ही नहीं करना, तो हम इसे इतना वाटर ना दें। यानी अगर हम पहले हमारे पास एक स्कीम थी जिसमें हम 10 दिन या 15 दिन के इंटरवल से पानी देते थे और हमें ये पता चला कि 7वें दिन के बाद तो सॉइल हमारी रिटेन ही नहीं करती वाटर, या 8-10वें दिन के बाद रिटेन ही नहीं करती, तो हमें अपनी जो स्कीम है उसे अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन उसे हमें मैनेज करना पड़ता है। ओके जी, लास्ट वन है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ज़ाया होने होते हैं ओवर इरिगेशन से, ज़ाहिर है जब हम ओवर इरिगेशन नहीं कर रहे तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स रीच डाउन करने हैं वो इससे कंट्रोल हो जाते हैं।